नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। इसका पार्ट 6 है, हम लोग इसका पार्ट 5 तक देख चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी को। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा पूर्व बाल्यावस्था। आप जानते होंगे कि पूर्व बाल्यावस्था किसको कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वह कितने उम्र का तक होता है? आप इसको ध्यान रखिएगा, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 3 से लेकर के 6 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था माना जाता है। और इस आयु वर्ग के बच्चे, 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही मन बहलाता है। इसीलिए सही उत्तर इसका होगा पूर्व बाल्यावस्था। और ये जो उम्र है वह है आपका 3 से 6 ईयर, 3 से 6 साल तक पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे अपना खिलौनों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपको वो बताना है जो विशेषता नहीं है। किसका? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं। तो आप देखेंगे कि कौन सा विशेषता जो है वो बच्चे का नहीं है, वो बच्चा जिसका उम्र 3 से 6 साल है। तो पहला है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा है खेलने की अवस्था। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकल वे में, घर में देखेंगे कि अनुकरण करता है, आप जैसा करेंगे बच्चा उसी तरह करने की कोशिश करता है, इसलिए यह सही है। प्रश्न करने की अवस्था, वह बहुत सारे प्रश्नों को करने लगता है, और खेलने की अवस्था है वह खेलता भी है। तो जो सही नहीं है वह है आपका 1 नंबर, मतलब पहला आंसर होगा इसका। तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु को यदि पूछा जाए तो 3 से 6 वर्ष है। और इस अवस्था की विशेषताएं, थोड़ा और विशेषताएं देख लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की और सारी विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं, ताकि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं थोड़ा और जान लेते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वह होता है कि सबसे पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा है अनुकरण करने की प्रवृत्ति, अनुकरण करता है बच्चा, आप जैसा करेंगे वो वैसा नकल करने का कोशिश करता है। तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है 3 से 6 साल के बच्चों में। तीसरा है आपका खेलने की प्रवृत्ति, इसमें खेलने की प्रवृत्ति होती है और इसीलिए इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। खेलने की प्रवृत्ति के कारण इस एज को कहते हैं खिलौनों की आयु, खिलौने की आयु भी कहते हैं, खिलौनों की आयु भी कहते हैं। आप इसमें देखेंगे कि संवेगों का भी प्रदर्शन करता है। संवेग मतलब क्रोध करता है, प्रेम करता है, तो संवेगों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करता है। और ध्यान दीजिएगा
कि इसमें स्वप्रेम की भावना होती है। स्वप्रेम की भावना होती है। और स्वप्रेम की भावना को हम लोग एक टर्म के नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म। इसका ध्यान दीजिएगा, नार्सिसिज्म क्या है ये पूछ सकता है आपको। तो नार्सिसिज्म है ना। तो ये जो टर्म है ये स्वप्रेम की भावना को कहते हैं, जिसे हम लोग स्वप्रेम की भावना, जिसे हम लोग नार्सिसिज्म कहते हैं। और ये अत्यंत प्रबल होता है। थोड़ा सा कुछ बोलेंगे उसके विरुद्ध तो रूठ जाएगा, डांट देंगे रूठ जाएगा। तो इस समय स्वप्रेम की भावना और उसका एक जो टर्म है उसको हम लोग कहते हैं नार्सिसिज्म। और यह जो होता है वह प्रबल होता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा नार्सिसिज्म क्या है, आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी। तो आपको बताना है कि वृद्धि को प्रभावित कौन करते हैं। तो पर्यावरण भी वृद्धि को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी करता है, आहार भी करता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। सही आंसर जो होगा आपका होगा फोर्थ। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो कौन कौन? पर्यावरण, जैसा पर्यावरण मिलेगा उस तरह का बच्चे का वृद्धि होता है। स्वास्थ्य, जिस प्रकार का हम लोग खाना देंगे बच्चे को उसका शारीरिक विकास भी उसी तरह का होगा। स्वास्थ्य ये आहार के बारे में, जिस तरह का खाना देंगे उसी तरह का विकास उसका होगा। स्वास्थ्य, जिस तरह का स्वास्थ्य होगा, यदि उसको बुखार लगेगा हमेशा, यदि तबीयत खराब रहेगा तो उसका शारीरिक विकास उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो पर्यावरण मतलब किस वातावरण में रख रहे हैं बच्चे को, किस तरह का आप उसको माहौल दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। स्वास्थ्य, यदि वो बच्चा स्वस्थ रहता है, कभी बुखार नहीं लगता है, कभी तबीयत खराब नहीं होता है, तो उसका जो शारीरिक वृद्धि होगा वह अच्छा होगा। आहार यदि बढ़िया देंगे, पौष्टिक देंगे, तो उसका शारीरिक विकास और कहिए जिसको वृद्धि वो सही होगा। तो इसलिए सही आंसर जो होगा इसका चौथा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। गर्भ में मतलब गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। आपका दिन में दिया हुआ है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन और 640 दिन। तो हम लोग जानते हैं रफली कि 9 महीना लगता है। तो 9 महीना लगता है तो 9 तिया 270, तो 270 के करीब आपका जो है वो है दूसरा 280। तो 270 प्लस 10 दिन लगता है, मतलब 280 दिन लगता है। आप ध्यान rखिएगा कि 280 दिन लगता है गर्भ में बालक को विकसित होने में। और इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। जन्म पूर्व काल है ना, जन्म पूर्व काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग में बांटते हैं और वो 3 भाग है आपका। पहला है डिंबावस्था, डिंबावस्था। दूसरा है आपका पिंडावस्था, और तीसरा है भ्रूणावस्था। ये 3 कालखंड, ये जन्म पूर्व काल को हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ध्यान दीजिएगा, डिंबावस्था को कहते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रायो, नहीं सॉरी, पीरियड
पीरियड ऑफ डिंबावस्था को कहते हैं ओवम, पीरियड ऑफ ओवम। पिंडावस्था को कहते हैं पीरियड ऑफ इम्ब्रायो, और भ्रूणावस्था को कहते हैं पीरियड ऑफ फेटस, पीरियड ऑफ फेटस। तो हम लोग देख लिए कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं, मतलब 9 महीना से 10 दिन ज़्यादा, 9 महीना 10 दिन। और इसको यदि पूछ लिया जाए कि कितने भागों में बांटा जाता है जन्म पूर्व काल को, तो 3 भाग में, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न हम लोगों का कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, और ये आपका पूछा भी गया है हरियाणा टेट में, क्लास 1 to 5 वाला में ये पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा टेट का प्रश्न है आपका, हरियाणा टेट का। और ये आपका एक बच्चा जो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, वह प्रदर्शन करता है 12 माह की आयु में, मतलब इसका आंसर होगा दूसरा। तो बच्चों में अनुभव एवं उसके साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शन करने की सबसे उपयुक्त आयु, उपयुक्त 12 माह की आयु मानी जाती है। तो यह 12 माह की आयु को ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है ईर्ष्या करने का। आप देखेंगे जैसा कि यदि कोई खिलौना ले लेता है, यदि कोई दूसरा आदमी बच्चे का खिलौना ले लेता है, तो उसका प्रदर्शन वह रो कर करते हैं। तो 12 माह के बच्चों के द्वारा किया गया प्रमुख व्यवहार जो होता है वह ईर्ष्या का होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह 2 होगा। तीसरा नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6ठा कि 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की विशिष्टताएं निम्नलिखित है। आपका 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों की विशिष्टताएं कौन है, आपको वो बताना है। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। दूसरा, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। तीसरा, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो 6 से 11 वर्ष के आयु के बालकों की विशेषताएं कौन है, तो इसमें इसका सटीक आंसर जो होगा वह होगा चौथा, बालक सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। वो बालक जो 6 से 11 वर्ष के होते हैं तो वो सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। तो इसीलिए इस वर्ष के बच्चे को, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को हम लोग उस टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिसमें वो रुचि लेता हो। जैसे हम लोग डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो वो रुचि लेता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें उसकी रुचि हो। बच्चे इसमें वो स्वाभाविक रूप से नहीं सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, तो हम लोगों का दायित्व है, हम शिक्षकों का दायित्व है कि हम ऐसी विधि का प्रयोग करें जिससे वो सीखे, जिसमें उसकी रुचि हो। जैसे कि खेल विधि, यदि हम लोग खेल विधि से सिखाते हैं तो बच्चे जो हैं वो बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा चौथा, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ये विशिष्टताएं हैं बच्चे का 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो इसमें हम लोग टीचर को चाहिए कि बच्चे जिस विधि से सीखना चाहें हम उसी विधि का प्रयोग करें, और खेल विधि उसमें से सबसे उपयुक्त है। इसमें क्या होता है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। सबसे अधिक योगदान देता है किसमें, बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कौन, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। दूसरा है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तीसरा है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। चौथा है परिवार, खेल एवं पर्यटन।
तो प्रश्न है कि सबसे अधिक योगदान, तो सबसे अधिक योगदान देता है वो है आपका दूसरा, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ये तीनों जो हैं बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। समवयस्क समूह मतलब अपना टीम, अपना टोली जो होता है बच्चों, परिवार से भी बहुत सीखता है बच्चे का अधिगम में, और अधिगम में विकास अच्छा होता है, समवयस्क समूह में भी और अध्यापक में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का सही अर्थ क्या है, विकास किसको कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चौथा होगा। तो विकास जो है, इसको हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते हैं। विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर, कहिए कि गुणात्मक वृद्धि होती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उनके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 4th नंबर, कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है विकास, जो जीवन तक चलती है, जो जीवन तक चलती है। विकास जो है वो जीवन तक चलती है। तो विकास का अर्थ क्या हुआ? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला जो जीवन तक चलती है, कहिए कि जीवन भर चलती है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा 4th नंबर। नेक्स्ट है 9, कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप ध्यान दीजिएगा, उसको ढूंढ के निकालना है जो सही नहीं है विकास के संदर्भ में। तो आपको गलत स्टेटमेंट निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें जो गलत है। तो पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। दूसरा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपने विशेषताएं होती है। तो आप देखेंगे ये सही है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। जैसे आप देखते होंगे किशोरावस्था में थोड़ा बिगड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है, उसको तूफान का काल भी कहते हैं, तो अपना एक खतरा है। आप इसमें भी देखेंगे विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बच्चे यदि जग में जाएंगे, पूजा पाठ में भाग लेंगे, तो उसका सांस्कृतिक विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, इसलिए सही है वो भी। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, सही है ये। तो जो सही नहीं है वो है ये वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा जो है विकास के संदर्भ में ये कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही होगा दूसरा ऑप्शन। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं कि विकास की और क्या क्या विशेषताएं होती है। थोड़ा हम लोग चर्चा करें कि विकास की विशेषताएं ये जानना हम लोगों को जरूरी है, इससे प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो विकास की और क्या क्या विशेषताएं होती है? तो आप देखें कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं।
अपनी विशेषताएं होती हैं। हम दूसरा भी देखेंगे कि विकास जो होता है सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास जो है सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और तीसरा भी हम लोग देखते हैं, विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। अर्थात विकास की सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। लिख देते हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई, विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो आपका नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। तो हम लोग अभी देखें विकास की विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो है वह है आपका विकासीय विधि। तीसरा आंसर हमारा सही होगा। यहां एक कोटेशन देख लेते हैं, हरलॉक का है कोटेशन। हरलॉक के अनुसार, इसी पर है, हरलॉक के अनुसार ये कोटेशन हरलॉक ने दिया है कि विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है। विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है। विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। योग्यता प्राप्त करना है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास पर हरलॉक का ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे और इस तरह से बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है वह है विकासीय विधि। नेक्स्ट है आपका 11th, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा, दर। दर इंपॉर्टेंट है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? तो आपका दर शामिल है। देखिए, विकासशील परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान में समयानुसार होने वाला दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर बालक विकास दर में समयानुसार उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होती है तो बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे
समायोजन की क्षमता में कमी, कम बुद्धि लब्धि, ये सब हो जाते हैं। तो दर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा जो होगा सही आंसर होगा। निम्न में कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, वो आपको बताना है। पहला है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दूसरा है यह अभ्यास पर निर्भर करती है, तीसरा है यह यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, चौथा यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 नंबर। तो जो है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, है ना। तो कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये आपका आंसर होगा। और थोड़ा हम लोग इसको डिटेल जान लें। यहाँ परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। कुछ सीखने के लिए आप स्वाभाविक रूप से नहीं सीख सकते, आपको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अधिगम जो है वह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। इसीलिए यह बोल दिया गया कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये आपको परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो हम लोग इसका डिटेल देख लिए। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इस स्तर पर देखें कि हम लोग परिपक्वता बच्चे में आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाता है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो मैच्योरिटी आ जाता है खुद ब खुद। लेकिन अधिगम जो है वह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। यही प्रश्न था कि परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, तो आपका ये विशेषता बताना था, तो वो हो गया। आपका आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास के संबंध में आपको वो प्रश्न ढूंढना जो सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जाती है, तो ये हो गया। दूसरा है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। तीसरा है विकास की विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। चौथा है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो सही नहीं है वो ढूंढना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है तीसरा। कहता है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, जबकि खतरे होते हैं। इसीलिए आपका आंसर जो होगा वह तीसरा होगा। तो ये कथन गलत है, हम लिख लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये कथन जो है आपका गलत है, यह कथन गलत है।